अब जब हमने जांच पड़ताल की कि ये बिल का आइडिया कब आया, तो सूत्रों ने यही बताया कि मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल प्रकरण के बाद ही इस तरह का बिल लाने का मूड बना लिया था। लेकिन अगर उस समय ऐसा कोई बिल आता तो शायद केंद्र सरकार पर केजरीवाल एंड कंपनी को टारगेट करने का आरोप लगता, और फिर उसके बाद दिल्ली के चुनाव आ गए तो बिल कुछ दिन तक के लिए टल गया। और इसीलिए सरकार ने बिहार चुनाव से पहले इस बिल का सियासी बम फोड़ दिया, जिसका विरोध करना करप्शन के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की तरह देखा जा सकता है। पर इस बिल पर बवाल के बीच कुछ सवाल हैं। हम उन सवालों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अब आप देखिए कि सरकार ये बिल लेकर आई है, इस पर विरोध आपके सामने है, और अब इसे जेपीसी में भेज दिया गया है, जिसमें 21 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद जाएंगे। जेपीसी इसलिए होती है कि एक विस्तार से इस पर चर्चा की जा सके और सभी लोग अपनी अपनी राय उस पर रख सकें, और बाद में उसकी रिपोर्ट तैयार होती है और फिर उसे लोकसभा स्पीकर को सौंपा जाता है। फिर वो बिल के रूप में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात सरकार के लिहाज से है कि इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत है, यानी जब तक विपक्ष का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये बिल पारित नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये इस बिल का विरोध करना करप्शन के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की तरह देखा जा रहा है, तो अब विपक्ष क्या करे? पहला, अगर विपक्ष विरोध करता है तो उसे ये कहना होगा कि हमें कोई गुरेज नहीं अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए तो। और ऐसे में बीजेपी का, एनडीए सरकार का सीधा सीधा फायदा होगा कि इंडिया गठबंधन या विपक्ष करप्शन को बढ़ावा देगा। और अगर इसका समर्थन होता है और ये बिल पास होता है तो जाहिर तौर पे विपक्ष इससे तिल मिलाएगा। यानी चट भी मेरी पट भी मेरी। इस पूरे बिल को देखा जाए तो इस सरकार में अगर ये बिल टर्न डाउन होता है तब भी सरकार ये प्रूव कर देगी कि ये करप्शन के खिलाफ की लड़ाई में पीछे हट गए, और अगर ये टर्न डाउन होता है, नहीं होता, दोनों केस में बीजेपी अपना नैरेटिव साथ लेगी। अब बात है सवालों की। इस बिल पर बवाल के बीच कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनका जवाब सत्ता पक्ष को भी देना चाहिए। सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित नहीं। दूसरा सवाल, किसी नेता या मंत्री पर लगा ऐसा आरोप उसका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता है, तो क्या ऐसे मामले की जांच के लिए कोई टाइमलाइन तय की जाएगी? चौथा सवाल, क्या नेताओं पर लगे आरोप के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाएगी? और इससे भी बड़ी बात ये, अगर मंशा करप्शन खत्म करने की है या फिर आरोपियों को राजनीति से दूर करने की है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज आरोपियों को टिकट देना बंद करेंगे? ये एक बड़ा सवाल। इन सवालों का जवाब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नीति की खोट तो दूर की जा सकती है, लेकिन नीयत की खोट से जो चोट किसी नेता को पहुंचेगी वो जख्म कभी नहीं भरे जा सकते। और नेता नगरी पर ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि पार्टी चाहे कोई भी हो, आरोपी नेताओं से किसी को भी बैर नहीं रहा। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये तमाम ऐसे नेता हैं, उनकी कोई कमी नहीं है और इन पे गंभीर आरोप के घेरे में ये रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टियों ने उनको टिकट भी दी है और पद भी दिए। विधायक, सांसद और यहां तक कि मंत्री भी बनते रहे। मौजूदा लोकसभा में भी राशिद इंजीनियर और अमृतपाल जैसे कई सांसद हैं जिन पर यूएपीए जैसा आरोप है। इतने बड़े मामले दर्ज हैं, तो फिर ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए नियम कब बनाए जाएंगे? अब आपको एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है वो बताते हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी में 99 में से 49 यानी कि करीब 49% ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई मामला दर्ज है। सपा में 37 में से 21 यानी कि 57%, टीएमसी के 29 में से 13 यानी कि 45% के आसपास, टीडीपी के 16 में से 8 यानी कि 50%
और डीएमके के 22 में से 13 यानी कि 59% और बीजेपी के 240 में से 94 यानी कि 39% सांसद किसी न किसी मामले में आरोपी।